हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं विनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो आज बच्चों स्टार्ट करते हैं जो हमारा रनिंग में चैप्टर है 11th क्लास का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर। तो उसी में कंटिन्यू करते हैं मोल कंसेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कर ली है, बर्जीलियस हाइपोथेसिस भी कर ली, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी कर ली। अब एक छोटा सा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। एक्चुअल में क्या होता है मोल कंसेप्ट, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। मोल कंसेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, तो आई होप इस वीडियो देखने के बाद आपको मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। तो एक्चुअल में बच्चों समझना यह है कि मोल कंसेप्ट, ये मोल क्या चीज होती है। सबसे पहले तो बस यही समझना है मोल। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मोल का जो आइडिया था वो सबसे पहले एवोगैड्रो ने दिया था। आइडिया एवोगैड्रो ने दिया था, लेकिन इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करा था ओस्टवाल्ड ने। ठीक है, ये बात याद रखना। इसलिए मोल का सीधा सीधा रिलेशन ही एवोगैड्रो से है, क्योंकि पूरा जो आइडिया था मोल कंसेप्ट को देने का वो एवोगैड्रो का था, लेकिन जो फाइनली जो डिस्क्राइब किया था वो ओस्टवाल्ड ने किया था। क्लियर। तो एक्चुअल में मोल होता क्या है बच्चों, ये समझना है। तो इसको समझने के लिए ना देखो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो एक डजन होता है, आपने पता है एक डजन यानी एक दर्जन। एक दर्जन का मतलब क्या होता है, 20 आर्टिकल्स। कोई भी 20 चीज को आप कलेक्ट कर लो तो उसको वन वर्ड में एक दर्जन बोल देते हो, वन डजन बोल देते हो। क्लियर बच्चों। अगर 12 कोई चीज आपने इकट्ठी कर ली तो उसको बोल देते हो एक दर्जन, यानी वन डजन। ठीक उसी तरह अगर वन ग्रॉस देखना है, ठीक है, वन ग्रॉस, तो वन ग्रॉस का मतलब क्या होता है 20 आर्टिकल्स। वन ग्रॉस का मतलब होता है बच्चों 20 आर्टिकल्स, यानी आपने कोई 20 चीज इकट्ठी कर ली तो उसको बोल सकते हो वन ग्रॉस। क्लियर बच्चों। उसी तरह अगर आपने वन ग्रॉस का मतलब 20 नहीं, सॉरी 144 होता है, 144 आर्टिकल्स, यानी 144 चीजों को आप इकट्ठा कर लो तो वन वर्ड में अगर बोलना हो तो वन ग्रॉस बोल सकते हो उसको। ठीक उसी तरह वन स्कोर, वन स्कोर अगर लेना है तो वन स्कोर का मतलब होता है 20 आर्टिकल्स। क्लियर बच्चों। वन स्कोर का मतलब होता है 20 आर्टिकल्स, यानी देखो एक डजन का मतलब होता है 12 आर्टिकल्स, यानी 12 चीजों को इकट्ठा किया तो वो एक दर्जन हो गया। वहीं पे कोई भी 144 यानी 144 चीजों को आपने इकट्ठा कर लिया तो वन वर्ड में उसको बोल सकते हो ग्रॉस। उसी तरह 20 आर्टिकल्स यानी 20 कोई चीज 20 इकट्ठी कर लिया आपने तो उसको बोल सकते हो आप वन स्कोर। उसी तरह अगर वन मोल बोलना है तो ये इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के। ये बात ध्यान रखनी है, वन मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसके इक्वल होता है वन मोल। तो क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे। यानी वन डजन का मतलब होता है 12 आर्टिकल्स, वन ग्रॉस का मतलब होता है 144 आर्टिकल्स, और वन स्कोर का मतलब होता है 20 आर्टिकल्स। क्लियर बच्चों। उसी तरह वन मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये जो वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसी को हम बोलते हैं बच्चों एवोगैड्रोज नंबर। बस यही समझना है, एवोगैड्रोज नंबर। और एवोगैड्रोज नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, यानी एन का मतलब होता है नंबर, ये मतलब एवोगैड्रोज यानी नंबर ऑफ एवोगैड्रोज, एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वैल्यू होती है इसी को बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। आपको बच्चों केवल ये वैल्यू याद रखनी है। पूरे मोल कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे मेन फैक्टर जो चीज है वो सिर्फ एवोगैड्रो नंबर है बच्चों। पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए अगर आपने ये एवोगैड्रो नंबर समझ लिया, इट मींस आपका मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। कुछ भी नहीं है मोल कंसेप्ट में, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी यहाँ पे। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वैल्यू को माइंड में सेट कर लो फॉर मोल कंसेप्ट। क्लियर बच्चों। तो वन मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर किसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन ए से करते हैं। बस ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। अब मैं इसके टर्म्स आपको बताता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बच्चों। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे मोल टर्म क्या होता है, मोल अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। इसकी 3 डेफिनेशन है, तीनों समझनी है। पहली डेफिनेशन है इन टर्म मास। अगर हम मास के टर्म में बात करें तो मोल कंसेप्ट को कैसे पता करेंगे, मास के टर्म में अगर बात करें तो देखो, मास के टर्म में अगर बात करेंगे, एग्जांपल समझो, यानी मैं कहूं यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम
1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं मास के टर्म में बात कर रहा हूं तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, यानी मास के टर्म में अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है या फिर कोई एटम है, तो जो उसका मास होगा वो उसके 1 मोल के इक्वल होगा। बस ये बात याद रखनी है मास के केस में। कोई एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो या कोई कंपाउंड हो, जो एटम मॉलिक्यूल या कंपाउंड का जो मास होगा वही उसका मोल होगा, वो 1 मोल के इक्वल होगा मास के केस में बच्चों। अगर देखो 1 मोल ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूं तो कार्बन का मास कितना होता है 12। तो अब इसी तरह अगर मैं यहां पे देखूंगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। बस जो उसका मास होगा वही किसके इक्वल होगा उसके मोल के। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहां पे कहूं 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम की बात करूं तो 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है 23 ग्राम। तो 1 मोल सोडियम किसके इक्वल हो गया 23 ग्राम के इक्वल हो गया। अगर मैं इसको यूं लिखूं 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो यही तो करना है, जो एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है, उसका जो मास होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। क्लियर बच्चों। अगर देखो कंपाउंड की तीसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहां पे कहूं कि 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O किसके इक्वल होगा, तो H2O का मास, H2O क्या है एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मास किसके इक्वल होता है 18 होता है ना इसका मास। तो 1 मोल ऑफ H2O किसके इक्वल हो गया 18 के इक्वल हो जाएगा। या फिर आप यूं कह सकते हो कि 18 ग्राम ऑफ H2O किसके इक्वल हो जाएगा 1 मोल के इक्वल हो जाएगा बच्चों। फोर्थ एग्जांपल देखो, अगर मैं यहां पे कहूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर मैं मॉलिक्यूल के केस की बात करूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यहाँ पे एटम की नहीं हो रही है। एटम, ऑक्सीजन अगर एटम फॉर्म में तो उसका मास कितना होगा 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितनी है 2, तो मास कितना हो गया 32, तो 32। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके इक्वल हो गया 32 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे ये कहूं 32 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये 1 मोल के इक्वल हो जाएगा बच्चों। 32 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल किसके इक्वल हो जाएगा 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, उसका जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 मोल के इक्वल। क्लियर बच्चों, मास के केस में बस ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पहली डेफिनेशन बच्चों आपकी क्लियर हो गई, मतलब मास टर्म में डेफिनेशन क्लियर हो गई। 3 तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मोल को। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब देखो अगला यहां पे इन टर्म ऑफ नंबर, दूसरी डेफिनेशन, दूसरी इन टर्म ऑफ नंबर, इन टर्म ऑफ नंबर। अगर नंबर के टर्म में हमें बात करनी है तो देखो एग्जांपल वही रखेंगे। नंबर के टर्म में क्या बात होती है कि कोई एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, तो उसका जो 1 मोल होगा वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा बच्चों। बस नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है, एवोगैड्रो से है, ये बात ध्यान रखनी है। नंबर का मतलब यहाँ पे किससे है, एवोगैड्रो नंबर से। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर के टर्म में अगर बात हो रही है तो कोई भी एटम है, कोई मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है, उसका 1 मोल इक्वल होगा एवोगैड्रो नंबर के। क्लियर बच्चों। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब देखो हम कौन से टर्म में बात कर रहे हैं, ये देखो हम किस टर्म में बात कर रहे हैं, नंबर के टर्म में बात कर रहे हैं ना। और नंबर का मतलब किससे होता है, सीधा सीधा एवोगैड्रो नंबर से। और मैंने अभी क्या बताया, एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, अगर नंबर के टर्म में बात कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं यहां पे कर दूं 2 मोल ऑफ कार्बन एटम कर दूं बच्चों, मैं समझो यहां पे 2 मोल ऑफ कार्बन एटम कर दिया, तो देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻23 के। तो 2 मोल किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा। अगर 2 मोल की 3 मोल करूंगा तो 3 इंटू हो जाएगा, 4 मोल करूंगा तो 4 इंटू हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे वही बात करूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, अब किसके टर्म में मैं बात कर रहा हूं, नंबर के टर्म में बात कर रहा हूं ना बच्चों, तो यहां पे क्या होगा
6.022 इंटू 10⁻23, यही तो होगा। अगर चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में अगर बात करनी है, 1 मोल ऑफ H2O करना है, सेम एग्जांपल 1 मोल ऑफ H2O करना है बच्चों, एक सेकेंड, 1 मोल ऑफ H2O करना है, तो 1 मोल H2O किसके इक्वल होगा, नंबर के टर्म में बात हो रही है यहाँ पे, बस कुछ भी नहीं है बच्चों, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, मोल कंसेप्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, लेकिन कुछ नहीं है, बस समझना अच्छे से। अब देखो वहां पे फोर्थ एग्जांपल, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होगा, नंबर, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, बस यही तो सब करना है। देखो मास के टर्म में हमने क्या किया था कि जो एटम का, मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का मास होगा, तो जो उसका मास होगा वही क्या होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। अगर नंबर के टर्म में बात कर रहे हैं तो कंपाउंड हो, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसका 1 मोल किसके इक्वल होगा, नंबर के केस में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा बच्चों, ठीक, क्लियर बच्चों। तो 2 टर्म आपके क्लियर हो गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। अब देखो तीसरी और लास्ट जो मोल कंसेप्ट को डिफाइन करने की डेफिनेशन है, वो देखो तीसरी कौन सी है। अब देखो मास का टर्म हो गया, नंबर का टर्म हो गया, तीसरा टर्म है आपका वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम तो ये वाला जो डेफिनेशन है ये अप्लाई होती है सिर्फ गैस पे, ओके बच्चों, ये सिर्फ गैस के लिए अप्लाई होती है, वो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो ये अप्लाई होगी सिर्फ गैस के लिए बच्चों, क्लियर। तो देखो अगर मैं यहां पे लिखूं, एग्जांपल समझो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये गैस पे अप्लाई होती है। अगर यहां पे लिखा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस किसके इक्वल होगा, अगर देखो ऑक्सीजन के पीछे एटम लगा होता तो ये 16 के इक्वल होता, क्योंकि एटॉमिक मास ही 1 मोल के इक्वल होता है। अगर ऑक्सीजन के पीछे मॉलिक्यूल लगा होता तो ये किसके इक्वल हो जाता, मॉलिक्यूल लगा होता और मास के टर्म में पूछ रहा होता तो किसके इक्वल होता, 32 ग्राम के इक्वल होता। अगर ऑक्सीजन एटम नंबर के टर्म में होता तो ये किसके इक्वल हो जाता, 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल हो जाता। अब इसके पीछे क्या लगा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लगा है, तो गैस की जो वैल्यू होती है, जो वॉल्यूम होता है, ये हमेशा 22.4 लीटर लेते हैं बच्चों, बस ये बात याद रखनी है। तो ये कितना होगा, 22.4 लीटर। गैस के टर्म में कहीं भी बात हो रही है तो गैस के टर्म में 1 मोल जो इक्वल होता है, कोई भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कुछ भी है, कोई भी गैस है, उसका जो 1 मोल होगा, गैस का जो 1 मोल होगा वो 22.4 लीटर के इक्वल होगा, क्लियर बच्चों, गैस के टर्म में। अब जैसे यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कोई भी ले लो, यहाँ पे CO2 गैस ले लो, 1 मोल ऑफ CO2 गैस, तो 1 मोल ऑफ CO2 गैस किसके इक्वल होगा। अब देखो CO2 गैस अगर वो मास के टर्म में पूछ रहा होता तो CO2 किसके इक्वल होता, इसके मास के इक्वल होता, यानी 44 ग्राम के इक्वल होता। अगर वो नंबर के टर्म में पूछ रहा होता तो 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता। अगर ये, अब इसने गैस के टर्म में पूछा है कि 1 मोल ऑफ CO2 गैस, तो ये किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर के इक्वल होगा बच्चों। बस गैस का टर्म कहीं आ रहा है तो वहां 22.4 लीटर लगाना है। हमें एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तीसरी भी क्लियर हो गई डेफिनेशन। अब देखो बच्चों यही चीज मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपका। अगर मास के टर्म में बात हो तो जो एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड होगा उसका जो मास होगा वही 1 मोल के इक्वल होगा, क्लियर बच्चों। अगर नंबर्स के टर्म में बात हो रही है तो जो एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा तो उसका जो 1 मोल होगा वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। अगर गैस के टर्म में बात हो रही है तो जो 1 मोल ऑफ गैस होगा, कोई भी गैस हो सकती है, तो 1 मोल ऑफ गैस जो इक्वल होगी वो 22.4 लीटर के इक्वल होगी, क्लियर बच्चों। अब ये पूरा मोल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आई होप अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट क्या है, कैसे। अब मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स इसके और करा देता हूं तो और स्ट्रांग हो जाएगा ये आपका, क्लियर बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब देखो न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल्स यहां पे लिखते हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम। मोल कंसेप्ट का यूज करना मैं सिखा रहा हूं आपको। कैलकुलेट द मास ऑफ
एन एटम, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर एंड मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब देखो बच्चों, यहां पे इसने दो चीज पूछ रहा है वो कि कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर एंड मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी सिल्वर एटम का मास पूछ रहा है और CO2 मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है, दोनों का मास पूछ रहा है वो, सिल्वर एटम का भी और CO2 मॉलिक्यूल का भी। आपको पता होना चाहिए सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 108 होता है, यानी सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, 108 होता है। क्लियर बच्चों? तो देखो पहले हम सिल्वर का पता करते हैं पहला। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, मास ऑफ सिल्वर किसके इक्वल होता है, 108 के, 108 इसी के तो इक्वल होता है। तो 10 अभी मैंने क्या बताया, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 6.22 इंटू 10⁻23 के इक्वल हो जाएगा। अभी तुरंत बताया है कि मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल एवोगैड्रो नंबर के। तो अगर मास ऑफ सिल्वर कितना है, 108 ग्राम, तो 108 ग्राम सिल्वर किसके इक्वल हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे समझो कि 6.22 इंटू 10⁻23, ठीक है, ऑफ सिल्वर एटम कंटेन्स, कितना कंटेन्स करेगा, 108 ग्राम सिल्वर कंटेन करेगा कि नहीं करेगा, यही तो करेगा। अब यहां पे क्या करना है, बस मास ऑफ सिल्वर निकालना है बच्चों, मास ऑफ सिल्वर। तो मास ऑफ सिल्वर निकालने का मतलब क्या है, 108 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, बस यही तो करना है। अब यहां पे मास आपका आ जाएगा, तो मास ऑफ सिल्वर कितना आएगा, 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम, ये आ जाएगा। ये हो गया बच्चों। अब उसी तरह आपको किसका निकालना है, CO2 का निकालना है। तो सेम चीज देखो यहां पे दूसरा केस, CO2 का मास कितना है बच्चों, 44 ग्राम होता है। आपको पता है CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम, क्योंकि 12 किसका होता है, कार्बन का, यानी 12 कार्बन का प्लस 32 किसका हो गया, ऑक्सीजन का, क्योंकि एक का कितना होता है 16, तो दो का कितना हो गया 32, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया, 44 हो गया, तो 44 ग्राम। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 6.0 इंटू 10⁻23, यही तो हुआ। अब मास ऑफ CO2 निकालना है, मास ऑफ CO2, तो मास ऑफ CO2 क्या करोगे, 44 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल, अभी कितना आ जाएगा, ये 7.307 कर लो, 7.307 इंटू 10⁻23 ये हो जाएगा। तो दोनों का आगे मास निकल गए, बस यही तो अप्लाई करना होता है, ये आगे निकल गए बच्चों। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ओके, ले लिया। अब एक और अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल समझो। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम, इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर, अब ये सल्फर कौन सा है, S8 है बच्चों, ये आपका न्यूमेरिकल है। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर, यानी S8। अब वो पूछ रहा है कि 64 ग्राम सल्फर है तो उसमें कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो यहां पे बहुत, अब देखो मॉलिक्यूल ऑफ, समझो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ S8, तो इसका यहां पे मास निकाल लो पहले, मास ऑफ S8,
तो देखो S8 का मतलब क्या है, एक सल्फर का कितना होता है बच्चों, एक सल्फर का होता है 32, तो दो, अब यहाँ पे करना कितने का निकालना है, टोटल 8 का निकालना है, एक का कितना होता है 32 और निकालना कितने का, S8 है तो 8 सल्फर का निकालना है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 256, ये बन गया 256 हो गया बच्चों। तो देखो 256 S8 कितने एटम्स कंटेन करेगा, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा बच्चों, अभी तुरंत बताया, यानी मास कितना है S8 का 256, तो 256 ग्राम सल्फर किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, 23 सल्फर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 250 ग्राम के बाद वही है, इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहां पे करना क्या है कि 64 ग्राम तो दिया है कि 64 ग्राम ऑफ सल्फर विल, सल्फर लिख लो चलो, सल्फर विल कंटेन, ये देखो 64 ग्राम ऑफ सल्फर विल कंटेन, इतने ग्राम सल्फर ये कंटेन कर रहा है, तो इतने ग्राम फिर ये कंटेन कर रहा है, बात वही है। तो अब वो कह रहा है कि 64 ग्राम सल्फर कितना कंटेन करेगा, 64 ग्राम, तो देखो यहां पे कुछ नहीं करना, देखो 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 64 अपॉन यहां पे कितना करोगे 256, बस ये करना है, तो यहां पे कितना निकल के आएगा वैल्यू 1.506 इंटू 10 टू द पावर 23, ये निकल के आ गई वैल्यू, क्लियर बच्चों, यानी 64 ग्राम इतने एटम्स कंटेन करेगा, 64 ग्राम यानी 256 ग्राम कितना कर रहा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये देखो 250, यहां पे देखो कि 256 ग्राम कितने एटम्स कंटेन कर रहा है, इतने, तो 64 ग्राम कितने करेगा, इतने करेगा बच्चों, इतने। अब वो पूछ कर रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, तो देखो यहां पे लिखो स्टेटमेंट 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन, अब देखो मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं, तो कितने एटम ये कंटेन कर रहा है बच्चों, एक सल्फर का मॉलिक्यूल कितने एटम कंटेन कर रहा है, 8 एटम कंटेन कर रहा है बच्चों, 8 एटम्स, S8 है ना, तो यानी 8 सल्फर मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं S8, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कितने एटम कंटेन कर रहा है बच्चों, 8 एटम कंटेन कर रहा है। तो देखो यहां पे 1.506 इंटू 10 टू द पावर 23 सल्फर कितना कंटेन करेगा, सल्फर विल कंटेन, क्योंकि लास्ट में फाइनली वो पूछ किसके लिए रहा है, वो पूछ तो 64 के लिए रहा है ना, तो जो 8 एटम कंटेन कर रहे हैं वो कितने ग्राम के लिए कर रहे हैं, 256 ग्राम के लिए कर रहे हैं, समझो बच्चों। अब वो पूछ किसके लिए रहा है, 64 के लिए, तो 64 के एटम कितने हैं, इतने हैं, क्योंकि 256 ग्राम के एटम कितने हैं, इतने, तो 64 के कितने हैं, इतने, तो अब देखो, तो अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कितना कंटेन कर रहा है, 8 एटम, ये हमने किसका निकाला है 64 का, तो 64 ग्राम मतलब ये 64 का एटम कितना आ रहा है ये, तो 1.506 इंटू 10 टू द पावर 23 सल्फर विल कंटेन कितना करेगा, तो देखो यहां पे क्या करना है, ये 1 का है तो 8 इंटू 1.506 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इक्वल कितना आ गया 1.2048 इंटू 10 टू द पावर 24, इतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा 64 ग्राम, इतने तो एटम कंटेन करेगा, ये तो एटम आ गए, और इतने मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, दोनों पूछ रहा है ना वो, इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर, यानी कैलकुलेट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। अब देखो मैं एक बार इसको दोबारा समझाता हूं, यानी मास ऑफ एसिड निकालना है तो 256 आ गया, क्योंकि एक का 32 होता है, तो 8 का कितना हो गया 256, क्लियर बच्चों। अब देखो 256 ग्राम कितने कंटेन करेगा, इतने एटम करेगा, 256 ग्राम कितना करेगा, इतना करेगा, तो और इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया, क्लियर, चाहे ऐसे कर लो ऐसे कर लो। अब तो आपको पूछ रहा है कि 64 ग्राम कितना कंटेन करेगा, तो 64 ग्राम विल कंटेन, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 64 अपॉन 256, तो ये इतना निकल के आ गया, यानी 64 ग्राम इतने एटम कंटेन करेगा, कितने एटम कंटेन करेगा,
इतने, यानी 1.506 इंटू 10⁻23 एटम कंटेन करेगा 64 ग्राम सल्फर। तो वो मॉलिक्यूल कितने कंटेन करेगा? तो देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन्स 8 एटम। ये हमने एटम निकाले ना, तो एक मॉलिक्यूल सल्फर का कितने एटम कंटेन कर रहा है? एक एटम कंटेन कर रहा है। और एक एटम कितना निकाला हमने ये, तो इसका इसमें 8 में मल्टीप्लाई करना है बस। तो 1.2048 इंटू 10⁻23 ये निकल के आ जाएगा बच्चों। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दूसरा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों, ले लिया? अब हम लास्ट एक मैं गैस के टर्म में भी करके बता देता हूं आपको। देखो गैस के टर्म में देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, ऑक्युपाइड पहला है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरा है आपका 1.5 मोल ऑफ CO2। ये दो क्वेश्चन डाल दिए, यानी गैस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक। तो एसटीपी पे इन ये जो गैस हैं इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बच्चों। तो देखो अब देखो यहाँ पे पहले हम इसके लिए निकालते हैं 14 ग्राम ऑफ N2 के निकालते हैं फर्स्ट। तो देखो इसका मतलब समझो 1 मोल ऑफ N2 किसके इक्वल होगा? अभी मैंने क्या बताया गैस के टर्म में, 1 मोल ऑफ N2 किसके इक्वल हो जाएगा? 14 ग्राम, सॉरी गैस के टर्म में बात कर रहे हैं ना, सॉरी। तो यहाँ पे कितना बताया था? 22.4 लीटर, ये तो बताया था। यानी 1 मोल ऑफ N2 गैस के टर्म में बात हो रही है ना, तो गैस किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 28 ग्राम ऑफ N2। इसका मास कितना होता है? मास की बात कर रहे हैं, एक का 14 होता है तो दो का कितना हो गया? 28। तो 28 ग्राम ऑफ N2 ऑक्यूपाई, 28 ग्राम ऑक्यूपाई कितना करेगा? 22.4 लीटर करेगा। क्लियर बच्चों, साफ दिख रहा है? 1 मोल ऑफ N2 किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर के। इसका मतलब क्या हुआ कि 28 ग्राम N2 कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर बच्चों? अब वो पूछ रहा है कि 14 ग्राम कितना करेगा, यही तो पूछ रहा है बस, कि 14 ग्राम ऑफ N2 विल ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, ऑक्यूपाइड। तो देखो यहां पे क्या करना है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है। यहां पे कितना करना है? 22.4 अपॉन में यहां कितना लोगे? 28। अब इंटू कितना करना है? यहाँ पे 14 के लिए पूछ रहा है, बस ये करना है। तो कितना आएगा? 11.2 लीटर। ये आ जाएगा बच्चों 11.2 लीटर किस पे? एट एसटीपी। बस ये आ गया 11.2 लीटर हो गया। अगर यहीं पे दूसरे केस की बात करें, किसकी? 1.5 मोल ऑफ CO2, 1.5 मोल ऑफ CO2 करना है। तो देखो यहां पे क्या होगा? 1.5 मोल ऑफ CO2, 1.5 मोल ऑफ CO2 कितना कंटेन करेगा? 22.4 लीटर एट एसटीपी। यही तो होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। क्लियर बच्चों? यहां पे सॉरी वो 1.5 है, तो पहले 1 मोल के लिए निकालो, पहले 1 मोल के लिए निकालो जो हमने यहां पे करा है। 1 मोल ऑफ CO2 कितना कंटेन करेगा? 22.4 लीटर कंटेन करेगा। तो 1.5 मोल अब ले लो, 1.5 मोल ऑफ CO2 कितना कंटेन करेगा? तो 1.5 मोल का मतलब क्या हो गया? 22.4 अपॉन 1.5। अच्छा 1 मोल है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 कर लो इंटू 1.5 ये कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 33.6 लीटर, 33.6 लीटर ये आ जाएगा। 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल इसके हो रहा है ना, या फिर हाँ 1 पॉइंट, ठीक है बच्चों। चाहो तो उसको वैसे भी ले सकते हो 44 का। आप सोच रहे होगे सर ने मास क्यों नहीं लिया, तो मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया। चाहो तो आप मास भी ले सकते हो, मास के थ्रू भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। 44 लेके भी कर सकते हो यहाँ पे। तो 1.5 मोल ऑफ CO2 ये, तो ये निकल के आ गया बच्चों। बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। वेरी गुड। तो बच्चों आपका ये मोल कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके अंदर हम मोलरिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मास फ्रैक्शन पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, पीपीएम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम उसके स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, ये सारी चीजें उसके लिए उसमें पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, 2 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक आपका बचा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा टॉपिक आपका बचा है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर, ये 2 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। तो बच्चों आई होप मोल कंसेप्ट इस वीडियो में आपका क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आई होप मैं कोशिश करूंगा कि आपके रिप्लाईज दे पाऊँ। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। सो कीप माई वॉचिंग माई वीडियो and be happy, stay tuned, bye bye।